नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी लोगों के आवेदन की तिथि को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कल रात को देर रात तक ये नोटिस आपका आ चुका था। तो अब जो है आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई 2020 कर दी गई है। इसके बाद फिर आप लोगों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग के माध्यम से ज़िला आवंटन का कार्य शुरू किया जाएगा और 31 मई को आपकी फ़ाइनल ज़िला आवंटन की सूची PDF उसकी जो है ये जारी कर दी जाएगी। उसके बाद संबंधित ज़िला जो भी आपको आवंटित होंगे उस ज़िले में जा कर के आपको अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को संपन्न करनी होगी। काउंसलिंग में आपके सभी प्रपत्र, सभी डॉक्यूमेंट्स दो उनकी छाया प्रतियों के साथ आप लोगों को जमा करने होते हैं और उसके बाद फिर 1 या 2 दिन के बाद फिर आपके नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद फिर आपको अपने BRC सेंटर जाना होता है, ब्लॉक संसाधन केंद्र, और वहाँ से फिर आपको संबंधित विद्यालय कैसे मिलेगा और वहाँ पे नियुक्ति फिर आपको ज्वाइनिंग, आपको जो फाइनल ज्वाइनिंग है उसको आपको जा कर के कर लेनी होती है, जिसमें कि आपको एक भी दिन का विलम्ब न करते हुए ज्वाइनिंग ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर उसमें आप एक भी दिन का विलम्ब करते हैं तो सीनियरिटी फिर आगे प्रमोशन के लिए उसमें एक दिन भी मैटर कर जाता है। तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइनिंग में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी पूरे प्रोसीजर को समझने का प्रयास करेंगे। काउंसलिंग तिथि, ज़िला आवंटन, ये सब कैसे आपको सूचना मिलेगी, तो न्यूज़ के माध्यम से भी आप सभी को जानकारी मिलती रहती है काउंसलिंग तिथि की, या फिर किस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा किस ज़िले का। इसके अलावा दोस्तों जो सीटों का बंटवारा है, कितने प्रतिशत सीटें किस कैटेगरी के अंतर्गत शामिल की जाएंगी, और जो जनरल की सीट है 34,000 के आसपास, उन जनरल की सीट 34,000 में कितने अदर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो एक क्वेरी और आप सबकी है कि केवल जनरल की जो सीटें हैं अनारक्षित वर्ग की केवल OBC SC को दी जाएंगी, या फिर जितने भी कैटेगरी हैं उसमें ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड या फ्रीडम फाइटर्स, एक्स सर्विसमैन, सभी के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, जितने भी कैटेगरी वाइज हैं सभी के जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होते हैं ये जनरल की सीट पर फाइट करते हैं, अगर उनकी कट ऑफ जनरल के कट ऑफ के आसपास है, गुणांक उनके ज़्यादा है तो। अब देखिए दोस्तों, इसमें 68,500 वालों में क्या हुआ था कि सपोज कर लीजिए जनरल की हाई मेरिट गई 75 और लो मेरिट गई 70। आप हैं 70, सपोज कर लीजिए MRC हैं, आप 70 हैं, तो क्या होता है फिर नीचे से जो ज़िला होता है वो आपको आवंटित हो जाता है, जिसके चक्कर में 68,500 वाले में अभ्यर्थियों को दूर के जनपद आवंटित हो गए थे। इस बार भी इसी प्रोसीजर को लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बार जो बेसिक शिक्षा परिषद है आपका, इनके द्वारा तैयार किया गया नया जो सॉफ्टवेयर है, तो उनके द्वारा ये लगातार कोशिश की जा रही है कि सभी को गृह जनपद या फिर मनपसंद जनपद या आसपास के नज़दीक से नज़दीक का जनपद देने का प्रयास किया जाए। ओवरलैपिंग आपकी 100% होगी, और जिस तरह से पहले भी अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग की सीटों पर चयन होते हैं तो इस बार भी होंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आप लोग ओवरलैपिंग वाला जो भी उसमें मैटर जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो, या फिर नया सॉफ्टवेयर आएगा तो आरक्षित वर्ग को मौका कम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसमें होगा ये कि जो भी, देखिए दोस्तों, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं आपकी मेरिट ज़्यादा है, आपका सिलेक्शन होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट ज़्यादा होगी तो अनारक्षित वर्ग की सीटों पर उनका सिलेक्शन होगा। तो ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात किसी के लिए भी नहीं है। अब दोस्तों एक प्रश्न आप सबका और भी है कि जो जिला आवंटित होगा वो, जैसे अभी 1,40,42,000 के आसपास ऑनलाइन आवेदन ये जो अभ्यर्थी करेंगे उनकी संख्या हो सकती है टोटल 1,46,000 में से। क्योंकि पहले ये हो रहा था कि 68,500 वाले जो लगभग 17,000 के आसपास हो सकते हैं, ये काउंसलिंग अगर नहीं कराएंगे तो ये संख्या आपकी 1.25 लाख के आसपास रह सकती है। लेकिन ये लोग भी ऑनलाइन आवेदन नहीं कराएंगे, लेकिन ये 68,500 के सभी अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, शायद ये देखने के लिए कि उन्हें गृह जनपद मिल सकता है क्या। तो अभी तक कोई ऐसा प्रोसीजर, ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है शिक्षा परिषद की तरफ से कि इनको या इनका जो है आगे की जो प्रक्रिया है उनको रोका जाएगा, या फिर विदाउट NOC या इनको NOC के बिना काउंसलिंग मान्य नहीं होगा, ऐसी कोई भी सूचना अभी मिली नहीं है। तो ये आगे देखने वाली बात होगी।
तो अगर ये 68,500 वाले अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होते हैं तो जो 68,500 की जो बची सीटें हैं 22,000 टोटल 1.37 लाख जो शिक्षा मित्रों की सीटें थी उनके समायोजन रद्द होने के बाद ये सीटें वैकेंट हुई थी और 2 बार की भर्तियों के माध्यम से इनको भरने का प्रयास किया गया था। तो फिर अगर वो 22,000 सीटें भी यहाँ पर ऐड हो जाती है तो इस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों 68,500 वाले भी और जो 69,000 के अभ्यर्थी हैं आप सभी लोगों को यहाँ होगा कि वो 22,000 सीटें यहाँ पर ऐड होनी ही चाहिए। विशेष करके अगर 68,500 के अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है तो 69,000 के अभ्यर्थियों का हित प्रभावित न हो, तो इसलिए उन सीटों को यहाँ पर ऐड किया जाए। ऐसे ही आप सभी लोग मांग करिए ट्विटर के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, जैसे भी आप लोग मांग कर सकते हैं, मेल के माध्यम से। इसके अलावा जो एसटी की 1110 सीटें रिक्त बचेंगी उसमें 2-4 सीटें और भी बच सकती हैं, क्योंकि एसटी के जो टोटल 270 पास हैं तो 270 ही मानकर चलें अगर, तो 1110 सीटें फिर भी रिक्त रह जाएंगी। तो इस तरह से एसटी की सीटों पर एससी को फ़ायदा मिलता है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली जनरल और ओबीसी को फ़ायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं ये बता चुका हूँ। तो मैं एक बार आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ कि जो सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होता है। जनरल में 50%, ओबीसी के 27, एससी के 21, इस तरह से एसटी और अदर कैटेगरी की सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होता है, जो रिक्त पद होते हैं। लेकिन जब ये फाइनल जब जिला आवंटन हो जाता है, जो जिला आवंटन के बाद जब ये लिस्ट जारी होती है तो उसमें ज़्यादा अभ्यर्थी जो मेरिटोरियस होते हैं, लोगों को ये लगता है कि इतनी सीटें जनरल की थी, जैसे 68,500 वाले में हुआ था कि जनरल की सीटें लगभग 12,000 के आसपास थी और ओबीसी की 18,000, एससी की जो है लगभग 6,000 के साथ आसपास समथिंग थी। तो मुझे डेटा ठीक से याद नहीं आ रहा, अगर आप कंफर्म हो तो ठीक है, इसी के आसपास आप मान कर ले चलिए एक बार के लिए। तो जो जनरल की सीटें 12,000 थी उसमें लगभग 6,117 अभ्यर्थी ऐसे सिलेक्शन से रह गए थे। फिर बाद में सेकेंड उनकी पीडीएफ उनके जिला आवंटन सहित जारी की गई थी। तो ये विसंगति दोस्तों कैसे आई कि जो एमआरसी जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे आरक्षित वर्ग के उनको जो है अनारक्षित वर्ग में ओवरलैपिंग के चलते सीटें दी गई, और उन्हीं सीटों की वजह से ही उन्हें दूर के गृह जनपद से दूर के जनपद आवंटित हो गए। इस बार क्या होना है दोस्तों, जो संभावना है, काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर के नाराज़ भी होते हैं। देखिए दोस्तों, गृह जनपद और ओवरलैपिंग से कोई ये ऐसा मत समझिए कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं। गृह जनपद भी आपको देने की कोशिश की जाएगी और ओवरलैपिंग तो बिल्कुल होनी ही होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओवरलैपिंग में इस बार होगा क्या कि जैसे सपोज कर लीजिए जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है 70 से लेकर के 75 के बीच में है, और यही कट ऑफ मेरिट आपकी यूआर में अगर देखी जाए 75 प्लस भी होंगे, तो उसमें जो ज़्यादा कट ऑफ वाले होंगे उनको जो जिला वरीयता क्रम भरे होंगे तो उसमें शीर्ष से देखा जाएगा। और अगर सपोज कर लीजिए पहले क्रमांक पे आपका जो जनपद होगा वहाँ पर आपको सीट नहीं मिल पाई, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं मेरिटोरियस यूआर की सीट पे अगर उनको सीट नहीं मिल पाई, तो इस बार ये कहा जा रहा है, ये बेसिक शिक्षा परिषद की कोशिश होगी कि फिर उन्हें उनकी कैटेगरी में सीट दे दी जाए जिससे कि उनको गृह जनपद मिल जाए। तो इससे कहीं पर भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हित प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि जो कम गुणांक वाले होंगे फिर जो आगे के जनपद होंगे वहाँ की यूआर की सीट पर मेरिट के हिसाब से उन्हें चयन का मौका मिलेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होनी है। इसमें दोस्तों अनारक्षित वर्ग और आरक्षित दोनों ही वर्ग के अभ्यर्थियों को गृह जनपद या मनपसंद जनपद के आसपास का जनपद देने की प्रक्रिया की जाती है। जब आपका ज़िला आवंटित हो जाता है, जब आप बीएसए ऑफिस जाते हैं, अपने ज़िला जो डायरेक्ट होता है वहाँ पर जाते हैं, जो जनपद आपको आवंटित होगा, तो वहाँ पर आपको संबंधित उस ज़िले के किस विद्यालय में आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, कौन सा विद्यालय आपको अलॉट होगा। तो इसमें देखिए 3 तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। पहली प्रक्रिया ये होती है कि पहले महिला और जो हैंडीकैप्ड होते हैं स्पेशल कैटेगरी, उनको बुला करके उन्हें पहले विकल्प भरने का मौका दिया जाए। बाद में जो अदर पुरुष हैं उनको बुला करके विकल्प को भरने का मौका दिया जाए। ये हो सकता है। दूसरे प्रोसीजर में ये हो सकता है कि जो पहले महिला है और जो स्पेशल कैटेगरी है उनको विकल्प भरने के लिए बुलाया जाए, और उसके बाद रोस्टर विधि के माध्यम से रोस्टर प्रक्रिया अपनाई जाए और शेष लोगों को विद्यालय अलॉट कर दिया जाए। तीसरी प्रक्रिया ये है कि जो महिला है या फिर स्पेशल कैटेगरी है उन्हें जो आपका जो डाइट है, जो उसके आसपास के जो भी विद्यालय आसपास नज़दीक पड़ते हैं सुविधा अनुसार, वो उन्हें आवंटित करके शेष के लिए रोस्टर प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये 3 तरह से विद्यालय आपके आवंटित होते हैं। विद्यालय आवंटन के बाद
संबंधित विद्यालय जिस बीआरसी में, जिस ब्लॉक संसाधन केंद्र में पड़ता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में पड़ता है, तो वहाँ पर जा कर के आपको वो जो प्रपत्र होता है एक भरना होता है। उसके बाद फिर आपको संबंधित विद्यालय पे जा कर के ज्वाइनिंग ले लेनी होती है। ज्वाइनिंग में आपको एक भी दिन की देरी नहीं करनी है, फिर बाद में सीनियरिटी फैक्टर और बाद में प्रमोशन आदि में दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिस दिन अलॉटमेंट लेटर मिलेगा या कह सकते हैं जिस दिन नियुक्ति पत्र मिलेगा जिला डाइट की तरफ से, जिला बेसिक शिक्षा जो अधिकारी है वहाँ से जब आपको नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, तो उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि सभी को सभी जो है 6 तारीख को संभावित तिथि रहेगी हर जिले के लिए। किसी जिले में रिक्त पदों की संख्या ज़्यादा होने से 1-2 दिन का डिले भी हो सकता है, नियुक्ति पत्र बनाने के लिए हो सकता है 1 आध दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाए। लेकिन इसमें ज़्यादा डिले आप लोग मत करिएगा, आप लोग दबाव बना करके कैसे भी करके आप लोग जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र लेने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बाद में फिर केस फेस कुछ चला, कोई दिक्कत हुआ तो इस तरह से फिर आपकी प्रक्रिया किसी भी प्रकार से प्रभावित ना होने पाए। दोस्तों काउंसलिंग में जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आपको ज़िला आवंटन हो जाएगा तो फिर 3 तारीख से आपको जो भी जिला केंद्र जिला आवंटित होगा उस ज़िले में आपको पहुंच जाना होगा। वहां पर जितने भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी हलफनामा, देखिए दोस्तों आप अपने ज़िले से ही बनवा कर ले जाएंगे, डीडी भी आप बनवा सकते हैं, चरित्र ये सब आप जो जिला आवंटित होगा वहाँ से भी या फिर अपने जनपद से भी बनवा सकते हैं। निवास जाति आपका अपने जनपद का, जो विवाहिता स्त्रियां हैं वे अपने पति का भी ले सकती हैं, या फिर अगर उनके पिता का है, उनके मायके का है तो वो भी चल जाना चाहिए अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो। बाकी ये उस जनपद वहाँ के जो डाइट के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह की डिमांड वो करते हैं। बाकी जो भी शपथ पत्र ये सभी चीज़ें आपको भर करके सभी डॉक्यूमेंट्स और उनकी 2-2 छाया प्रति आपको जमा करनी होगी। 1-2 प्रति आप लोग एक्स्ट्रा ही करा करके रख लेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको आगे ना आने पाए। अब देखिए दोस्तों, जब 69,000 की जो जिला आवंटन लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें होगा क्या कि जो शेष अभ्यर्थी होंगे ये सभी अभ्यर्थी, उसमें जो रिजेक्शन वाले होंगे वो तो बाहर हो जाएंगे। जो प्रोसेसिंग चलेगी आपकी, जैसे अभी 28 तारीख तक लास्ट हो गया डेट आवेदन तिथि के लिए, उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी जिला आवंटन के लिए, और 31 तारीख को फाइनल लिस्ट जारी होनी है। तो इसमें जो भी इनवैलिड होंगे, जो भी इलिजिबल होंगे, मतलब इनएलिजिबल होंगे, जो अर्हता नहीं रखते होंगे, उन सभी लोगों को बाहर किया जाएगा। इसके बाद जितने लोग उसमें एलिजिबल होंगे उसमें भी फिर मेरिट बनेगी और 69,000 लोगों के लिए ही उनके सेप गुणांक या उनका जो गुणांक में जो लोग आएंगे उस रेंज में आएंगे, मेरिट में आएंगे, कट ऑफ में आएंगे, तो उनको जिला आवंटित किया जाएगा। फिर अगर कुछ सीटें रिक्त तो वैकेंट रह जाएंगे तो फिर से सेकंड लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होंगे क्या सेकंड लिस्ट जारी होगी, क्या सेकंड काउंसलिंग होगी, तो बिल्कुल हो सकती है। सेप गुणांक दोस्तों, गृह जनपद या वरीयता क्रम, ये सभी फैक्टर आपके इस बार क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार गृह जनपद देने की कोशिश की जा रही है। मेरिट आपकी जिला स्तर की ही बनेगी। अगर मेरिट सपोज कर लीजिए जनरल की 68 मैंने प्लस पहले बताया था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि अभी आप 69 क्यों बता रहे हो, क्योंकि दोस्तों 68,500 वाले पहले संभावित नहीं थे। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 68,500 वाले अब वो लोग भी काउंसलिंग कराएंगे तो क्या उनकी वजह से थोड़ा बहुत आपका गुणांक कुछ बिंदु में, कुछ पॉइंट में ज़्यादा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो जब जिला आवंटन होगा तो उसमें डिसेंडिंग आर्डर में इसी सेप गुणांक को, जो गुणांक होंगे लोगों को डिसेंडिंग आर्डर में रखते हुए 69,000 लोगों की लिस्ट जारी होगी। तो बाकी जो कम गुणांक वाले होंगे सभी लोग बाहर होंगे। अब जितने लोगों की लिस्ट जारी होगी फिर उन लोगों में जिला वरीयता क्रम को देखते हुए ही उन्हें जिला आवंटित किया गया होगा। तो ये कोशिश होगी कि सबको जो है अपने आसपास या गृह जनपद देने की कोशिश होगी। ये 68,500 वाले में, 41,556 वाले में कुछ इस तरह की जिला जो वार रिक्त पद थे, जिसमें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50%, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, इसी तरह से आपका दिव्यांग के लिए, फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन सभी के लिए कोटा होता है। तो इसी तरह से ये सीटें सभी जिलों के लिए इस बार भी आपकी हैं और ये लिस्ट PDF आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद फिर जब वो अनंतिम चयन सूची जारी की जाएगी, अनंतिम चयन सूची का मतलब हो गया ये चयन सूची आपकी अंतिम नहीं है, इसके बाद एक और भी चयन सूची जारी की जाएगी। तो इसमें देख लीजिए आवेदन संख्या, जन्म तिथि, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम और आवंटित जनपद का नाम। तो इसी क्रम में आप सभी को जनपद आवंटित होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसे ज़िले जो कम गुणांक, कम मेरिट वाले होते हैं, फिर ये प्रश्न होगा कि जो कम गुणांक वाले होंगे उनको भी गृह जनपद मिलेगा क्या? तो दोस्तों उनको भी कोशिश की जाएगी।
तो ये प्रक्रिया तभी पॉसिबल होगा जब जो प्रक्रिया मैंने पहले बताया आपको कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे अगर उन्हें गृह जनपद देने की कोशिश की जाएगी तो तभी उसके बाद ही ये संभव हो पाएगा कि जो लो गुणांक वाले होंगे उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गृह जनपद मिले। या ये भी हो सकता है कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उन्हें दूर के जनपद आवंटित हो जाए और कम गुणांक वालों को गृह जनपद मिल जाए। तो ये तो भैया जो बेसिक शिक्षा परिषद का जो नया सॉफ्टवेयर है वही जाने और बेसिक शिक्षा परिषद जाने। हम जो एक्सपेक्टेशन जो लगा सकते हैं कि क्या इस बार उनकी तरफ से होना चाहिए, ये आपको बताने का प्रयास करते हैं। बाकी आप लोग को कुछ भी समझ में आए तो आप लोग बताइएगा इसमें कैसे क्या होगा। ये देख लीजिए, इस पर उप सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और जैसे ही आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद इसी तरह से कुछ नोटिस दिया जाएगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिस भी ज़िले का संबंधित ज़िले का होगा, कि किस दिन आपका नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। और नियुक्ति पत्र आपको कहाँ दिए जाएंगे, हो सकता है आपको डायरेक्ट से दिए जाए या फिर हो सकता है आपके बिहार से सेंटर पे मिले। तो ये नियुक्ति पत्र आपको कहीं से भी वितरण किया जा सकता है। तो ये संबंधित जनपद पे डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, काउंसलिंग जो प्रक्रिया है, जो उसमें ऑनलाइन प्रोसेसिंग होनी है, ये आपकी ऑनलाइन ही होगा। लेकिन जो काउंसलिंग के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं उसमें दोनों तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हो सकता है आपको बिल्कुल संबंधित जनपद के डायरेक्ट पे जाकर के आपको सभी डॉक्यूमेंट जमा करने पड़े वहाँ पे वेरीफाई करवा के, या हो सकता है आपको स्कैन्ड कापी ही अपलोड कर देने पड़े, क्योंकि ऑनलाइन पे सब कुछ चेक हो जाता है। लेकिन कई सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन शो नहीं हो रहे हैं। तो फिर ऐसे लोग क्या करेंगे? तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग अपने संबंधित जनपद के डायरेक्ट पे जा करके जो भी उसके ज़रूरी प्रपत्र या जो भी उसके रिगार्डिंग आप दे सकते हैं, या फिर एफिडेविट के माध्यम से कुछ त्रुटि वाले जो भी दिक्कतें होंगी तो उनका सुधार, उनका जो है सलूशन दिया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए दोस्तों, सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनली ये 41,556 वाली जो लिस्ट थी, इसमें जो जनरल के अंतर्गत सीटें आई थी 20,000 जो सीटें हैं, ये 868 के आसपास। इसमें जो है जनरल के केवल 6,000 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन हो पाया था। बाकी जो 14,000 के आसपास सिलेक्शन जो थे अलग यानी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, इनका चयन हो गया था। तो ओवरलैपिंग की प्रक्रिया में यही होता है कि अगर वो मेरिटोरियस हैं, उनकी मेरिट अच्छी है, तो निश्चित रूप से वो लोग अनारक्षित वर्ग की सीटें ले जाएंगे। इसी चीज़ को लेकर के अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा एक याचिका भी दायर की जा रही है, केस कन्फर्म्ड, जिसमें कि ये मांग की गई है कि जो एक बार आरक्षण का लाभ लेकर के यानी 5% जो पासिंग मार्क में सुविधा मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है 90 अंक पे पास होने के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, तो उन्हें फिर से अनारक्षित वर्ग की सीटें नहीं दी जाएँ। देखिए दोस्तों, ये जो अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं ये रिजर्व नहीं होती है अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें सभी के लिए सीटें होती हैं। जो भी मेरिटोरियस होगा वो अनारक्षित वर्ग की सीटों पर फाइट करेगा, क्योंकि फिर ये मांग होती है कि ओबीसी के अभ्यर्थी इतने अधिक संख्या में हैं, उनके आवेदन भी अधिक होते हैं, तो उसी क्रम में फिर उन्हें आरक्षण दिया जाए। तो ये सारी विसंगतियाँ आती हैं। तो इसलिए ओवरलैपिंग तो बिल्कुल होगा ही होगा आपका, और जैसे पहले होता आया है उसी तरह से होगा। बस ये जो नए सॉफ्टवेयर वाला ये जो केस है उसमें क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कोशिश यही होगी कि सबको गृह जनपद देने की या फिर मनपसंद जनपद देने की कोशिश की जाएगी। बाकी देख लीजिए, आपका ये ओबीसी, एससी और एसटी की सीट है। तो इस बार जो एसटी के अभ्यर्थी है पूरी तरह से सेफ है। फिजिकली हैंडीकैप्ड में थोड़े बहुत दिक्कत आ सकती है, रिक्त पद और जो पास अभ्यर्थी है उनके कंपेयर करेंगे तो कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है। हो सकता है दूर के उन्हें जिले भी आवंटित हो जाए। बाकी एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर के लोग सुरक्षित हैं। एससी के अभ्यर्थियों में अगर एसटी की 1110 सीटें ऐड हो जाती हैं तो एससी के अभ्यर्थियों को थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी, कुछ लोगों का चयन और हो जाएगा। गुणांक दोस्तों आपका वही है 68+ मैंने पहले बताया था, लेकिन जब 68,500 के भी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं, तो अगर ये लोग भी काउंसलिंग प्रक्रिया में जाते हैं आगे तो निश्चित रूप से ये गुणांक आपका 69, अगर मैं प्लस बता रहा हूँ तो ये मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी के आसपास आपका ये हो सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए संभावित है, इससे ज़्यादा चली जाए कम नहीं। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी में 67+, एससी कैटेगरी में 62+, इससे कम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। अगर आपके कम है तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं। मैं उम्मीद रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए काउंसलिंग के लिए। बाकी जिस दिन जिला आवंटित होगा उस दिन ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, कितने लोग ऑनलाइन आवेदन में सही पाए गए हैं।
तो हो सकता है वो संख्या कम ही हो, जितनी आपकी वैकेंट सीट है वो संख्या हो सकता है 1,00,000 हो, 95,000 हो, 90,000 हो, 1,05,000 हो, 1,10,000 हो। तो उसी के सापेक्ष, उसी के करस्पॉन्ड में आपका गुणांक भी, मेरिट भी आपकी कम ज़्यादा होगी। तो हो सकता है इससे कम गुणांक वालों को भी मौका मिल जाए। तो आप लोग बिल्कुल भी अपने सभी प्रपत्र, जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग प्रोविज़नल ऑनलाइन निकलवा करके कॉलेज से साइन मोहर करवा लीजिए उस पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इतनी मेहनत से आप इस स्टेज तक पहुँचे हैं तो आगे के लिए आप थोड़ी सी लापरवाही क्यों करते हैं? कोशिश करते रहिए। बाकी दोस्तों जो सीटों का बंटवारा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एमआरसी, एसटीपीएच, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, तो ये इसी तरह से होने वाला है। और कितने अभ्यर्थी मेरिटोरियस होते हैं तो ये अनुमानित डेटा मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। पीएच वाले में वैकेंसी को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन थी। तो ये वैकेंसी आपकी जो 3,3200 से के समथिंग लोग बता रहे हैं, तो जो भी डेटा होगा, जो भी रिक्त पद हैं, तो अगर ये ज़्यादा पास होते हैं तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं गृह जनपद को लेकर के, या फिर अदर जनपद मिले, या कुछ लोग सिलेक्शन से भी चयन होने से भी रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों यही है, जो पहले जिला आवंटन में आपका 69,000 लोगों की लिस्ट जारी होगी, उसके बाद शेष लोगों की जो अगर कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो फिर उन लोगों के लिए अलग से लिस्ट और जारी की जाएगी। सेफ गुणांक आपका गृह जनपद फाइनल सिलेक्शन, यही है दोस्तों मेरिट जो मैंने बताया आपको अभी। और इसमें निश्चित रूप से जो जिला वरीयता क्रम होगा, जिनके भी वरीयता क्रम शीर्ष पे होंगे, तो पहले उनको ही वो जिला देने की कोशिश की जाएगी जहाँ पर सेम गुणांक होगा, भले ही आपकी मेरिट गुणांक आपका राज्य स्तर पे बने। ठीक है, तो इस बार अगर गृह जनपद देना है तो ये कोशिश होगी। बाकी 68,500 की तरह करना होगा तो 75 जिले भरे हैं आपने, फिर उसमें क्या होगा 1 से लेकर के 75 तक जहाँ पर भी आपकी मेरिट मैच करेगी आपको वो जिला आवंटित हो जाएगा। फिर गृह जनपद से मतलब ही नहीं रह जाएगा, फिर सीधे सीधे सबको जिले आवंटित कर दिए जाएंगे रैंडमली, जो जिस जिले में जिसकी मेरिट मैच कर जाएगी, जिस जिले की मेरिट में आ जाएगा। ये प्रक्रिया आपकी 68,500 में अपनाई गई थी। तो जो लोग ये प्रक्रिया को बता रहे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से 69,000 में अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तो फिर समझ लीजिए कि फिर गृह जनपद या फिर मनपसंद जनपद को आप भूल जाइए। फिर 68,500 वाले में जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे, दूर के जनपद मिल सकते हैं उनको, कम गुणांक वालों का सिलेक्शन हो सकता है, अधिक गुणांक वालों का चयन होने से रह सकते हैं। इस तरह की कई विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये विसंगतियां इस बार ना हो। पिछली बार 68,500 वाले में मैटर आपका डिवीज़न फिर बाद में जो है सिंगल बेंच हाई कोर्ट में गया था, तो उसमें फिर यही कहा गया था कि ये विसंगतियों को दोबारा न हो, तो इस बात का ख्याल रखा जाए। तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों जो आंसर कुंजी विवाद वाला मैटर है 28 मई को सुनवाई होगी या नहीं होगी, तो उसमें भी सस्पेंस है। तो उसमें भी 1-2 नंबर अगर की वजह से कुछ अभ्यर्थी और पास होकर के आ जाते हैं, तो जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मेरिटोरियस होंगे और शिक्षा मित्र होंगे, तो इन्हीं लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ पर। और जो जनरल की सीटें भी हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा शिक्षा मित्रों को ही होगा। उसके बाद फिर ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं जो मेरिटोरियस होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें हो गई। बाकी और कोई भी डाउट्स हो आप लोगों के तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप लोग, तो आप लोगों को मैं आंसर देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। और किसी भी तरह के अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कोई डेटा कोई कुछ अगर मैंने गलती से कुछ बता दिया हो तो आप लोग ज़रूर उसे बताने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं आपके नियुक्त होने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।